बाउंसिंग बॉल सी है जिंदगी। देख रिया, देशभक्ति की कविताएं लिखना, कहानियां सुनना, देश के प्रति जोश और प्रेम सब बहुत अच्छा है। पर तेरी जो ये सेना में भर्ती होने की जिद है ना, वो अच्छी नहीं है। ये सारे काम लड़कियों के लिए नहीं बने हैं। डायरी कलम लेकर सोफे पर बैठी रिया को देखती ही नानी हमेशा की तरह शुरू हो गई। नानी माँ, आप चाहे एक बार बोलो या 1000 बार बोलो, आपकी बातें मेरा मन नहीं बदल सकती। मैं जाऊंगी तो बस आर्मी में। मुझे और किसी भी फील्ड में रुचि ही नहीं, तो मैं क्या करूं? रिया भी जिद पर थी। अरे फिर तुम दोनों की बहस शुरू हो गई। रिया बेटा, नानी से बहस करते नम्रता ने किचन से बाहर आते हुए कहा। मम्मा, मुझे ये समझ नहीं आता, नानी माँ को मेरे आर्मी चुनने से क्या प्रॉब्लम है? बचपन से देखती आ रही हैं कि मुझे गुड्डे गुड़ियों की जगह गन पिस्तौल भाते हैं। अपना देश, ये मिट्टी, यहाँ के जाबाज सैनिक, उनका जज्बा शुरू से लुभाया है। इन चीज़ों ने मुझे, इन बातों से ही मेरे अंदर जोश भर आता है। मेरा मन की चिंगारी उफनने लगती है और नानी माँ उस पर हमेशा घड़े का ठंडा पानी डाल देती हैं। नाराज़गी भरे स्वर में बोली रिया। किसी तरह दोनों को समझा बुझाकर शांत कर नम्रता बिछावन पर आई तो 12 बजने को आए थे। समय देखते ही अचानक नम्रता को पुरानी बातें याद हो आई। इसी समय में फ़ोन आता था सूरज का, जब उनकी बॉर्डर पोस्टिंग थी, और 2-2.5 घंटे से पहले तो फ़ोन ही नहीं रखते थे। 7 महीने पहले ही शादी थी, पर लगता दोनों एक दूसरे को 7 जन्मों से जानते हों। इतनी सारी बातें रहती उनकी, दुनिया जहान की बातें, भविष्य के सपने। आधी रात कब कट जाती पता भी नहीं चलता। सूरज की हर बात अनूठी थी। एक इंसान पति बेटे के रूप में ही नहीं, देश के प्रति भी उनका प्रेम, जज्बात और मर मिटने का जज्बा उन्हें सबसे अलग बनाता था। अपनी कैंप के भी वो फेवरेट थे। बहुत खुशनुमा जिंदगी थी। अंतिम बार छुट्टियों में वापस लौटे थे तो रिया मात्र साल भर की थी। उनका जन्मदिन मनाकर गए थे। उनकी बॉर्डर पोस्टिंग अगले 2 महीनों में ख़त्म होने वाली थी। फिर जहां पोस्टिंग आती, वहां रिया और नम्रता को ले जाकर अपनी नई दुनिया बसाने की उनकी प्लानिंग थी। सीमा पर भी तब शांति का माहौल था, पर एक सुबह बड़ी मनहूस खबर लेकर आई कि रात सीमा चौकसी के राउंड पर निकले सारे सैनिक वापस आ गए, पर कैप्टन सूरज लापता हैं। ना कोई गोलीबारी, ना हलचल, ना कुछ और। तो ऐसे कैसे गायब हो गए वो? कहते हैं ना, उसके दुश्मन है बहुत आदमी, अच्छा होगा। इधर सूरज की गुमशुदगी से सब परेशान थे ही। इसी बीच उनकी अच्छाई से जलने वालों में से किसी ने ये खबर फैला दी कि कैप्टन सूरज दुश्मनों से साठ गांठ कर गायब हो गए हैं। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, पर पति पर लगा इतना बड़ा लांछन नहीं। पर वो अकेली अथक प्रयासों के बाद भी सिद्ध नहीं कर पाई कि सूरज अपनी जान सकता है, पर देश से गद्दारी नहीं कर सकता। मन खट्टा हो गया उसका। जिस पर दिल, जिगर और जान लुटाते रहे, उसी ने बागी करार दिया। दुखी होकर एक पुराने संदूक में सूरज की सारी चीज़ें और दिल में ढेर सारी यादें संजोर कर उसने शहर ठिकाना सब बदल लिया। निराश सास ससुर गांव जाकर बस गए और बढ़ती रिया की परवरिश और शिक्षा दीक्षा के लिए अपने माता पिता के साथ वो शहर से सेटल हो गई। धीरे धीरे मेहनत करके वो इस लायक बनी कि अपना जीवन अच्छे से चला पाए और रिया को अच्छी परवरिश दे पाए। पर रिया बिल्कुल दूसरी सूरज ही है। वो तो देश के लिए कुछ कर गुजरने की वही ख्वाहिशें, वही जोश और उमंग
जबकि नम्रता ने तो उसे ये तक नहीं बताया था कि उसके पिता आर्मी में थे, क्योंकि इससे उसे वो भी पता चल जाता जिसका यकीन तो वो कोई आग में घुसकर भी कहे तो नहीं कर सकती। रिया को बताया गया था उसके पिता रोड एक्सीडेंट में नहीं रहे थे। माँ उसके भावों को समझती थी, इसलिए रिया को लड़की होने की दुहाई देकर तो कभी डॉक्टर इंजीनियर बनने की बात कर उसकी बात काटती रहती। पर सूरज का खून था, मानना मुश्किल था, और वो भी दिल से नहीं चाहती थी कि रिया आर्मी में जाए, क्योंकि उसका दिल वहाँ से बिल्कुल टूट चुका था। रिया उसकी चुप्पी को उसकी मूक सहमति समझ बैठी थी, पर वो तो ये सोचकर चुप थी कि अभी रिया 9वीं में है, मात्र 15 साल की। जब बताने का वक्त आएगा तो ज़रूर बताएंगी। पर जिस बच्चे ने बचपन से जो सपना देखा है उसका टूटना कितना दुखद होगा, उनके लिए कैसे संभालेंगी, उसको कैसे जिएंगी वो ऐसे अनगिनत प्रश्नों पर सोचती सोचती प्रिया सो गई। सुबह ससुर जी का फ़ोन आया तो नींद खुली। सास ससुर अक्सर आते जाते रहते थे। जब उनका मन रिया से मिलने का करता आ जाते तो ससुर जी ने फ़ोन किया था कि वो दोनों आ रहे हैं। यूँ अचानक आने का ना उन्होंने कारण बताया, ना नम्रता ने पूछा। रविवार था तो ऑफिस भी नहीं जाना था। माँ पापा और रिया को बताकर नम्रता उनके आने की तैयारियां में लग गई। दोनों काफ़ी खुश लग रहे थे। रिया जब उनसे मिलकर अपने कमरे में पढ़ाई करने चली गई तो ससुर जी ने अपने बैग से एक लिफाफा निकालकर उसे थमा दिया। कल आर्मी हेडक्वार्टर से कुछ आदमी आए थे, बहुत सारी बातें बता गए। आगे लिफाफा तुम खोलोगी तो खुद समझ जाओगी, ससुर जी ने फुसफुसाते हुए कहा। तो नम्रता ने कमरे में आकर वो बंद लिफाफा खोला तो चौंक उठी सूरज की हैंडराइटिंग देखकर। मेरी प्यारी नम्मो, चौंका दिया ना तुम्हें। मैं चाहता तो था सीधे तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाऊं और तुम्हारे चेहरे के भाव देखूं, पर अब अपने आप को नियंत्रित करना मुश्किल था। इतनी पीड़ा तो पहले दे चुका था, अब और नहीं। जानता हूँ तुम सारी बात एक बार में जान लेना चाहती हो, पर सब्र करो, बताता हूँ। उस दिन मुझे सीओ ने अपने चैम्बर में बुलाकर एक सीक्रेट मिशन की जानकारी दी, जिसके हिसाब से मुझे दुश्मनों का सैनिक बनकर उसके हिस्से में जाना था और बहुत सारे खुफिया मिशन को अंजाम देना था। मुझे ही इस दुरूह काम के लिए चुना गया था और इससे ज़्यादा गर्व की बात क्या होती हम सबके लिए, तो क्योंकि उस समय सीमा पर शांति थी तो इस काम को आसानी से अंजाम दिया जा सकता था। उस रात मुझे लापता घोषित कर एक अनजान जगह ले जाकर 3 महीने ट्रेनिंग दी गई। फिर दुश्मन की सीमा में सैनिक बनकर प्रवेश कराया गया। मिशन मात्र 6 महीने का था, पर तार इतने उलझे हुए थे कि मुझे उन्हें सुलझाने में सालों साल लग गए। अधूरा छोड़कर भला कैसे आ जाता। कितनी याद आई तुम सबकी बताना तो मुश्किल ही है, पर यह भरोसा था मुझे कि सच्चाई जानकर मेरा पूरा परिवार गर्व से भर उठेगा। मैं अब अपनी सरजमी पर आ चुका हूँ, पर बहुत सारी औपचारिकताएं हैं जिन्हें पूरा किए बगैर मैं तुम सबसे नहीं मिल सकता। जहाँ इतना लंबा समय काटा वहाँ ये हफ्ता और सही। मेरी रिया को मत बताना, कम से कम उसे तो सरप्राइज़ दे दूँ। इस चिट्ठी के वाहक ने माँ पिताजी को सब बता दिया होगा। तुम सबको जो दुख हुआ सबका जिम्मेदार मैं हूँ, मानता हूँ, पर मैं भी इतनी परेशानियों से गुजरा कि कई बार ज़िंदगी की उम्मीद की डोर हाथ से फिसली, पर हर बार तुम लोगों के प्यार और भरोसे ने उस डोर को फिर से मेरे हाथों में थमा दिया। आज जिंदा हूँ क्योंकि तुम सबके दिलों में मेरा प्यार जिंदा है। अब लिख नहीं पाऊँगा
मिलता हूँ जल्दी से, तुम्हारा सूरज। नम्रता इतना रोई जितना वो सूरज के बिछड़ने पर भी ना रोई थी। जाने कितनी खुशियाँ खुद ब खुद आकर गिर गई थीं। उसके आंचल में सूरज के सही सलामत होने का सुख, उस पर लगे लाछन के हटने का सुख, सास ससुर की लौटी खुशी का सुख, रिया के सर पर पिता की छत्र छाया होने का सुख और रिया के चिर स्वप्न को सहर्ष पूरा कर पाने का सुख। सूरज कितने खुश होंगे जब उन्हें पता चलेगा रिया भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना चाहती है। सही कहते थे, सूरज जिंदगी बाउंसिंग बॉल है, जितने वेग से जाएगी उतने से वापस भी आएगी। मतलब जितना लेगी उतना लौटाएगी, जो तेरा है वो लौट के आएगा। दोस्तों, मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। आपका अपना दोस्त। धन्यवाद।